नमस्कार। न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम करते हैं देश विदेश से जुड़े मुद्दों पर दिग्गजों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस का विषय है दिल्ली की हॉट सीट में से एक नई दिल्ली विधानसभा सीट। क्या है सीट का समीकरण और किन किन के बीच है टक्कर, करेंगे सीट का विश्लेषण। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अब तक हुए 7 चुनावों में 6 बार जीतने वाले विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। पहले शीला दीक्षित, फिर अरविंद केजरीवाल। लेकिन बीजेपी को अब तक यह मौका नहीं मिला है। क्या बीजेपी को सत्ता मिलेगी और प्रवेश वर्मा जीते तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? और भी तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली का चुनावी संग्राम। दिल्ली में जिस एक सीट पर पूरे देश की नजर है वह नई दिल्ली विधानसभा सीट है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि मुकाबला एक पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों के बीच होने जा रही है। इस सीट से अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आप देख सकते हैं किन के बीच टक्कर है ग्राफिक्स में। तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों का सियासी मिजाज एक तरह से नहीं है, बल्कि हर सीट का अपना सियासी समीकरण है। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर चुकी हैं। इसी तैयारी का अहम हिस्सा है मतदाताओं का जातीय समीकरण। पिछले 3 विधानसभा चुनावों के परिणामों पर गौर करें तो पता चलता है कि पूर्वांचली, पंजाबी, वैश्य और जाट मतदाताओं के हाथ सत्ता की चाबी है। तो उत्तराखंडी, ब्राह्मण और दलित वोटर भी अहम भूमिका में हैं। दिल्ली के धार्मिक कास्ट पॉलिटिक्स की अगर जो बात करें तो अगर जो इसे फुल स्क्रीन दिखा पाएं तो जरूर दिखाएं हमारे दर्शकों को। जो कास्ट पॉलिटिक्स है धार्मिक, वो क्या कहती है। हिंदू वोटर जो हैं वो कितने प्रतिशत हैं? हिंदू वोटर 81% हैं, मुस्लिम 12%, यहाँ पर सिख जो हैं 9% के करीब हैं। और आपको बताएं कि सिख जो है 5%, ईसाई और जैन समुदाय के मतदाता 1% पर हैं। हिंदू वोटर आप देख सकते हैं। ये है कास्ट। अगर जातीय फैक्टर को अगर जो देखा जाए, जातीय समीकरण को देखा जाए, तो वास्तव में क्या है जातीय और क्षेत्रीय आधार पर जो वोटर हैं। पूर्वांचली 25% हैं, यहाँ पर पंजाबी जो हैं वो 22% हैं, जाट और वैश्य 8% हैं, इनकी संख्या बराबर है। ब्राह्मण 10% हैं, दलित वोटर 17% हैं। ये गुर्जर 3%, यादव 2%, राजपूत 1%, उत्तराखंडी वोटर जो हैं वो 6%। यानी कि पूर्वांचली सबसे ज्यादा हैं यहाँ पर दिल्ली में। नई दिल्ली में पूर्वांचली सबसे ज्यादा हैं, उत्तराखंडी 6% हैं, उसके बाद पंजाबी वोटर 22% हैं। ये हमने आपको दिखाया। अब आपको आगे लिए चलते हैं कि क्या स्थितियां हैं। ये तो क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर हमने आपको बताया है। नई दिल्ली की विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल ने 3 बार चुनाव लड़ा और 3 ही बार बड़े अंतर से जीत दर्ज की। 2013 में उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता शीला दीक्षित को 25,864 मतों के अंतर से मात दी थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी की नुपुर शर्मा को 31,583 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के सुनील यादव को 21,697 वोटों के अंतर से मात दी थी। ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स में आप ये देख सकते हैं कि किस पार्टी की क्या स्थिति थी। अगर फुल स्क्रीन हमारे दर्शकों को दिखा पाएं तो 2020 की, पहले 2020 की 2013, ठीक है 2013 की है, हम आंकड़े आपको दिखाते हैं
चलिए 2020 की जो स्थिति है वो हम आपको दिखाना शुरू कर रहे हैं। 2020 में अरविंद केजरीवाल, आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल 2020 में 61.01% यहां इनको वोट मिले थे। कुल 86,758 वोट मिले थे। वहीं अगर जो बीजेपी के सुनील कुमार यादव को 25,061 वोट मिले थे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही थी। 15 की अगर जो बात करें, 2015 विधानसभा चुनाव, नई दिल्ली विधानसभा की अगर जो हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो अरविंद केजरीवाल हैं ये 57,213 वोट पाए थे। नुपुर शर्मा बीजेपी की थी, ये 25,630 वोट पाई थी। किरण वालिया कांग्रेस की थी और किरण वालिया ये 4,781 वोट प्राप्त की थी। चुनाव परिणाम जो थे 2013 की अगर जो बात करें, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से यहां पर जो योद्धा थे चुनावी मैदान में थे। तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से थे। 2013 में पहली बार ये चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी, और अरविंद केजरीवाल यहां से विजयी हुए थे। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहते हुए भी इनको हार का सामना करना पड़ा था, ये बड़ी बात है। और उसके बाद विजेंद्र गुप्ता बीजेपी से थे, इनको 17,000 वोट मिले थे। 18,000 वोट शीला दीक्षित को मिले थे और 44,000 के करीब वोट जो है वो अरविंद केजरीवाल को यहां से मिला था। अब हम दिखाना चाहेंगे आपको प्रतिशत, एक प्रतिशत आंकड़े हम आपको दिखाना चाहेंगे। प्रतिशत आंकड़े, ये मूलभूत सुविधाएं नहीं, इससे पहले प्रतिशत आंकड़े जो हमने आपको बताए हैं। तो चलिए अब मूलभूत सुविधाओं की हम बात करते हैं, क्योंकि प्रतिशत आंकड़े अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो मूलभूत जो यहां पर मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे, यमुना की सफाई है, मूलभूत सुविधाएं हैं, प्रदूषण की समस्या है। ये जो चुनावी मुद्दे हैं, यमुना की सफाई, मूलभूत सुविधाएं, झुग्गी बस्ती और मकान भी एक मुद्दा है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना भी एक मुद्दा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा है। मुद्दा इसलिए है क्योंकि कानून व्यवस्था तो केंद्र के हाथ में है, लेकिन अगर केंद्र के हाथ में है तो बीजेपी केंद्र में है, तो यह मुद्दा आम आदमी पार्टी के हाथ में है। ये मुद्दे जो 6 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे इस सीट पर भी अहम है। आज इन्हीं सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर यहां के जाति और धार्मिक समीकरण क्या कहते हैं। जैसे कि अभी जो अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी, और उस घोषणा में यह बात थी कि जो पुजारी ग्रंथी हैं उनको 18,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। उसमें हिंदू समुदाय के वोटर 81% हैं। तो क्या ये उनकी तरफ मुड़ जाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका हम परिचय करा दें। दिनेश सिंह गेट जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नजम अहसन जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें, कुछ विश्लेषण की शुरुआत करें। चर्चा की शुरुआत तो विश्लेषण की शुरुआत हम करेंगे नजम अहसन जी से। दिल्ली, नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां से 2013 से दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल जीतते आ रहे हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं। 13, 15 और 20 लगातार जीतते आ रहे हैं। तब के जीतने में 13 में जीते, 15 में जीते, 20 में जीते, लेकिन इसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जेल के अंदर गए। तब जीतने में, अब जीतने में अंतर क्या है? क्योंकि लड़ाई तब वो तो सभी पार्टियों को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, अब अपने भ्रष्टाचार में अंदर चले गए। इसके बाद की क्या स्थिति है,
क्या लगता है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर? देखिए देवेंद्र जी, सबसे पहले नई दिल्ली का अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जब उन्हें जेल हुई तो वो नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। और इस वक्त राह जो है अरविंद केजरीवाल जी की आसान नहीं है, क्योंकि साहेब सिंह वर्मा के पुत्र जो है वो भी कद्दावर में माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश सिंह जी जो वर्मा जो है वो भी एक अच्छे नेताओं में आते हैं। दूसरी तरफ शीला दीक्षित के पुत्र भी हैं। तो इस बार अरविंद केजरीवाल की राह आसान नहीं लगती हमको। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दिल्ली के जो जिस तरह से आंकड़े हैं और ये अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से घोषणाएं की हैं तो उससे भी बहुत ही एक अच्छा भी माना जा सकता है और उसको नकारा भी जा सकता है, क्योंकि चुनाव में जो है जब चुनाव आता है तो लुभावने वादे भी किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी करती है, आप आम आदमी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन कांग्रेस इस वक्त जहां पे गठबंधन इंडिया गठबंधन का सवाल है तो इस बार इंडिया गठबंधन में टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन किया है। तो नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भी टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने इनको समर्थन किया है, ठीक है। लेकिन क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी रहेगा इस सीट पर? बिल्कुल, ये कहना ये तो हावी रहेगा ही। लोग जान चुके हैं और लोग जान भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं भ्रष्टाचार का। अभी आप ये देखा होगा कि उनके आवास पर जो उनके बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने बताई कि उसके अंदर ये लगे हैं, वो बहुत सारी चीजें मैं कहना नहीं चाहता किसी के बारे में, लेकिन ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप तो इसी बात पे लगे हैं इनके ऊपर। चाहे वो संजय सिंह के मामले में हो, चाहे वो सोमनाथ भारती के मामले में हो, चाहे मनोज सिसोदिया के मामले में। तो भ्रष्टाचार में लिप्त जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे हैं, लेकिन अभी ये साबित भी नहीं हो पाया है। और अब इस मामले में नई दिल्ली का चुनाव जो है बहुत ही एक दिलचस्प मुकाबला है ये। जी, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है भ्रष्टाचार को लेकर के। दूसरी तरफ अगर कालका जी के भी देखा जाए तो वहां भी एक बहुत कड़ा मुकाबला है। रमेश बिधूड़ी जो पूर्व सांसद हैं वो भी हैं, अलका लांबा भी मैदान में है। ठीक है, हम उस सीट की जब चर्चा करेंगे तो उस पर विस्तार से चर्चा होगी आपसे, लेकिन फिलहाल हम नई दिल्ली विधानसभा सीट की चर्चा कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं। हम जाना चाहेंगे दिनेश सिंह गेट जी के पास, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। भ्रष्टाचार का मुद्दा लगा है, इससे पहले जीतते रहे हैं, काफी भारी अंतर से जीते हैं, शीला दीक्षित को भी हराया है जो मुख्यमंत्री थी। उसके बाद अब क्या स्थिति है? क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा इस सीट पर हावी रहेगा? जी, आप सभी को प्रणाम कुशवाहा जी। बिल्कुल अहम रहेगा। एक तो देखिए मतलब थोड़ी आवाज को करीब करवाइएगा। जी 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 जी। तो देखिए मैं ये बताना चाहूंगा जैसे कि नई दिल्ली जो सीट है तो वो अहम सीट है और दिल्ली जो मतलब देखिए भारत का दिल बोला जाए तो गलत नहीं होगा। और उसमें जैसे कि नई दिल्ली जो सीट है तो वो अपनी तरह से वीआईपी मतलब बिल्कुल जो क्षेत्र उसमें न्यूट्रल जोन जो है उसको कवर करती है। तो वहां पर देखिए जो मतलब कि जो बेसिक जो मुद्दे हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो है मतलब कि वीआईपी जोन में आने के कारण और बड़े बड़े बंगले हैं और बड़े बड़े लोगों का मतलब वहां पर आवास है, जो मतलब ज्यादातर सियासत मतलब हर पार्टी के जो लोग हैं वहां पर करीब करीब है। और दूसरी बात देखिए कि इस सियासत का मतलब जो गणित जैसे बताया नई दिल्ली से अगर बताया जाए तो उसमें देखिए करीब करीब मतलब 27 साल से और जो यहाँ से जीते वो मुख्यमंत्री बने। पहले शीला दीक्षित थी, वो करीब 3 बार जैसे मुख्यमंत्री रही और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने 2013 में उनको करीब 26,000 वोटों से हराया। उसके बाद में दूसरी बार भी अंतर काफी बड़ा रहा अरविंद केजरीवाल और दूसरे प्रतिद्वंदी उनके बीच में, और तीसरी बार भी करीब 20,000 वोटों से हराने का काम उन्होंने किया। तो अपने तरीके से पारी इन्होंने इनिंग जो थी बहुत बढ़िया खेली। लेकिन इस बार जो रहा है वो कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि उसके बाद जो भ्रष्टाचार के मुद्दे आते चले गए तो उनको मतलब किस तरीके से काउंटर करने की तो बात छोड़िए, उसके नजदीक भी कहीं नहीं पहुंच पाए, क्योंकि
इनकी कैबिनेट के तमाम जो सदस्य थे, ज्यादातर जैसे अहम जैसे कि आए थे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के मेन तरीके से, तो वो उनके दोनों मंत्री जो थे वो जेल पहुंचे, खुद मुख्यमंत्री जेल पहुंचे। और नैतिकता के कारण देखिए कोई इन्होंने इस्तीफा देने का काम, कुछ करने का काम नहीं किया, सिर्फ एक ही एक मतलब एक प्रपंच रचने का सिर्फ काम था कि नैतिकता कहते मैं इस्तीफा देता हूं। बाकी जेल में शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इतने महीने जेल में रहे लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने का काम नहीं किया। अदरवाइज इससे पहले से हेमंत सोरेन भी जैसे कि झारखंड के रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनकी पत्नी को मतलब बिठाने की काम मतलब जो थी जो कहानी थी वो रची गई थी, लेकिन जो विधायक थे तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उसी तरीके से दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी जो थे तो उनके विधायक जो थे उन लोगों ने भी इसी तरीके से अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी पत्नी जो है उस सीट को संभाले। तो उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं चीजें जो है उस तरीके से मतलब जैसे कि जो मतलब भ्रष्टाचार की जो जड़ें थी तो उसको जैसे कि जो मतलब जितनी एजेंसी थी तो उन लोगों ने जैसे कि मतलब खोदना शुरू किया, तो तार एक से दूसरी चीजों जुड़ते चलेगा और कहीं ना कहीं आपस के जो नेताओं से जुड़े इनके पदाधिकारियों से भी, आम आदमी पार्टी के और इनके विधायकों से, तो ऐसे करके काफी लंबी एक फेहरिस्त बनी गई। उसमें अगर बात करेंगे तो काफी मतलब एक समस्या खड़ी हो जाएगी। अब उसमें बात करते हैं कि जैसे कि अभी जो कैंडिडेट्स हैं तो उसमें देखिए कि जैसे कि तीनों जो कैंडिडेट हैं अपनी जगह कद्दावर है और तीनों का ही मतलब एक तरह से पॉलिटिकल इतिहास रहा है, पॉलिटिकल लेगेसी रही है। तो तीनों की फैन फॉलोइंग अच्छी है और मुकाबला बेहद कड़ा है। और मैं अगेन फिर बताता हूँ कि चीजें जैसे जो है सिर्फ यही एक सीट है जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला है, बाकी सारी दिल्ली में सिर्फ भाजपा वर्सेस आप है, मतलब कि जैसे कि दो पक्षों के बीच में लड़ाई है। और इस सीट की जैसे कि अहम बनने की चर्चा ये है कि जैसे कि जैसे अरविंद केजरीवाल हैं तो उनके साथ में अभी जैसे कि मान के चलने की जैसे कुछ और जैसे कि मतलब जैसे मुस्लिम वोटों को साधने के लिए करीब करीब जैसे कि 11 जो सीट्स हैं दिल्ली के तो उनको साधने के लिए और कुछ जैसे कि इधर भी जो मुस्लिम है उनको साधने के लिए उन्होंने अभी जैसे अपने साथ में समाजवादी पार्टी को अपने साथ जोड़ा, उस तरीके से जो टीएमसी जो है तो उन्होंने भी समर्थन करने का काम किया। तो उससे थोड़ा और चीजें रोचक होती हैं। बाकी अदरवाइज अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो चीजें अगेन वही है कि किसी का कहना ये बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जो भी रहेगा मुकाबला बहुत कड़ा रहेगा और नई दिल्ली सीट है पहले से भी ऐतिहासिक रही है, इस बार भी जो है मुकाबला दिलचस्प रही रहेगा। और इससे पहले भी जो चीजें है जैसे मैंने बताया कि 3 बार अरविंद केजरीवाल जी, उससे पहले 3 बार शीला दीक्षित जी और उनके बेटे शीला दीक्षित के जैसे कि संदीप दीक्षित जो है तो वो अपनी माताजी जो है उनके हार का बदला ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं। चीजें आगे आने वाले इसके साथ साथ जैसे कि जो चीजें जैसे कि मुद्दे जो मेन अहम जो रहे तो उसमें जो घोषणाएं तो घोषणाओं को लेकर के अपने तरीके चल रहे हैं, लेकिन मतलब सीट पे कोई लंबा चौड़ा फर्क जो है कुशवाहा जी नहीं पड़ेगा। कारण है कि यहाँ पर जो सीट है मतलब जो सीट है उसपे उस तरह के वोटर्स नहीं है 2100 रुपए देख करके कुछ फर्क पड़े या बेसिक कुछ चीज के फर्क पड़े, तो चीजें जो है जनजातर है तो उनके बीच में अभी जो मतलब जो चीजें उनकी ये पहुंची हुई है कि पहले भ्रष्टाचार को लेकर के और जिस तरीके से उसके एक तरह से फ्लैग बेरर थे अरविंद केजरीवाल तो उसमें कहीं ना कहीं पिछड़े। और दूसरा जैसे बार बार इन्होंने क्या किया कि जैसे अपनी किसी योजना को लागू नहीं कर पाए या अन्य किसी कार्य को जब नहीं कर पाए उसमें असफल रहे तो उन्होंने सीधा तरीके से एलजी को ब्लेम करने का कार्य किया, तो उससे एक तरह से इनकी इनकम्पिटेंस जो है वो झलकी। तो दोबारा इस बीच में जैसे यहाँ के जो लोग हैं उनके बीच में ये रहेगा कि अगर इनको अगर वोट देते हैं और जिताते भी हैं तो कहीं ये ना हो कि दोबारा फिर चीजें वहीं ढक के 3 पात रहे। तो इसलिए चीजों में अगर जीत अगर होगी भी तो बहुत कम अंतर से और चीजें जो है कठिन रहेगी। जी बिल्कुल, जीत अगर जो होती भी है तो बहुत कम अंतर से होगी। मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और वही सवाल आपसे भी पूछना चाहेंगे कि जो भ्रष्टाचार का आरोप केजरीवाल जी पर लगा है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर वो कितना असरकारी होगा, और दोनों मुख्यमंत्रियों की जहाँ के पुत्रों की बात है वो भी उनके सामने खड़े हुए हैं, तो क्या समीकरण कुछ कहता है आपका? ये हिसाब किताब जरा आप लगाइए। देवेंद्र जी, इसमें 2 चीजें देखने वाली है। पहली चीज ये देखने वाली है कि केजरीवाल जी विगत वर्षों के जब चुनाव में जाते थे तो भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाई, उन्होंने सरकार बनाई थी जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी ने शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था और इसी की वजह से उनकी दिल्ली में सरकार आई थी। तो जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गया था, इस बार वो अपने भ्रष्टाचार पे जनता को क्या बताएगा, क्योंकि इस बार वो उसमें बेल पे है, जेल भी जा चुके हैं और अभी भी वो कानूनी दायरे से मंत्री बनने से बने हुए हैं। तो उन्हें ये जवाब देना होगा कि जिन मुद्दों पे वो दूसरों से जवाबदेही मांगते थे और ये कहते थे कि जैसे ही आरोप लगे उन्हें अपने पद और सीट छोड़ देनी चाहिए, और उन्होंने ये सीट तब तक नहीं छोड़ी जब तक उनकी बेल नहीं हो गई। तो उन्हें इस चीज का जवाब जनता को देना पड़ेगा।
दूसरी चीज जो इसमें देखने वाली बात होगी, अभी हमें लगता है वो थोड़ा सा प्री डिस्कशन होगा, लेकिन आप इस चीज पे गौर करिएगा कि आपने देखा होगा उड़ीसा में अभी 2024 के चुनावों में कितना बड़ा बदलाव आया। वहां पे कोई नीतियां गलत नहीं थी, वहां पे कोई शासन गलत नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी थी जिसने इतना बड़ा बदलाव लाया। और वहां भाजपा का कैडर लड़ा, कोई भाजपा ने सीएम भी प्रोजेक्ट नहीं करा था दिल्ली की तरह। तो अगर उड़ीसा जैसा बदलाव दिल्ली में आता है जैसा अभी लग रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि भाजपा 70 में से 50 सीटों के आसपास जीत की आती है, क्योंकि केजरीवाल जी एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली में समझ रहे हैं, दिल्ली में महसूस कर रहे हैं। तभी आप देखिए वो जाटों का मुद्दा उठा रहे हैं, सनातन का मुद्दा उठा रहे हैं, वो अखिलेश यादव से और ममता बनर्जी से सिर्फ मतदाताओं की कर रहे हैं। हमने देखा होगा कि बैकफुट पे आ गई है, कांग्रेस पे भी ये दबाव है कि केजरीवाल जी का डायरेक्ट विरोध मत करो। इसमें अजय माकन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई थी, उसके बाद से कोई पीसी नहीं हुई है। केजरीवाल जी पर डायरेक्ट हमला कांग्रेस ने करना बंद किया है, क्योंकि केजरीवाल जी की इंटरनल रिपोर्ट और विपक्ष की इंटरनल रिपोर्ट ये कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी का उनके पास कोई जवाब नहीं है। आपने 10 साल जिन मुद्दों पे सरकार चलाई, वो मुद्दे भी पूरे नहीं हुए, मुद्दों का दूसरों पे आरोप लगाते थे, वो मुद्दे आपके समक्ष ही वापस आके इस समय खड़े हैं। जब आप आरोपी है, आपकी आधी कैबिनेट आरोपी है, जेल जा चुकी है, तो आप ये कैसे कहेंगे कि ये विरोध की कार्रवाई है, मैंने इसमें गलती नहीं करी। और कम से कम जब तक आप बरी होके नहीं आ जाते, आप इस चीज को नहीं कह सकते। केजरीवाल जी इस बार उन्हीं मुद्दों से लड़ रहे हैं जिन मुद्दों पे वो सरकार बना के आते थे। मुद्दों को उनकी ये आदत रही है कि मुद्दे चाहे झूठ हो, और जब सरकार बन जाए तो को ड्रॉप कर दो। जरूरत पड़े, जैसे नितिन गडकरी और अरुण जेटली जी से उन्होंने लिखित माफी मांगी थी, तो माफी भी मांग लो, बात खत्म कर दो, सरकार चलाते रहो। जी बात अब मुद्दों की हो रही है नजम हसन जी, तो मुद्दों की ही बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमने कलेक्ट किए हैं। मूलभूत सुविधाएं, यमुना की सफाई का मुद्दा है। मूलभूत सुविधा दिल्ली वासियों के लिए बहुत जरूरी है। प्रदूषण भी अब भी अहम एक मुद्दा बना हुआ है। झुग्गी बस्ती और मकान का मुद्दा है। मुफ्त दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का मुद्दा है, और दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा है। इन मुद्दों में कौन से मुद्दे काफी इस सीट पर प्रभावी आपको दिख रहे हैं, नई दिल्ली सीट पर? नजम हसन जी। देखिए, नई दिल्ली की सीट पर जहां तक देखा जाए तो सभी अहम मुद्दे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था अगर देखी जाए तो वो केंद्र सरकार के हाथ में है। और अरविंद केजरीवाल ये यमुना के मामले पे इन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन केंद्र ने इनकी कोई मदद नहीं करी, जो उनका आरोप है। अब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुसीबत बन जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेके एक बार फिर चुनावी मैदान में आएगी। लेकिन हमें नहीं लगता कि, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस सिर्फ बात करती है, लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव के मामले में भी कांग्रेस शून्य रही, और आम आदमी पार्टी भी, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं। और कानून व्यवस्था जहां तक देखी जाए तो कानून बिल्कुल दिल्ली की जो है वो ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन वो अगर, और ये केंद्र के हाथ में है, केंद्र चाहता तो बहुत सारी मदद कर देता, लेकिन लगातार ये बार बार, जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे, उन्होंने पत्र लिखा, और मुख्यमंत्री कह में आतिशी नहीं, इन्होंने भी पत्र लिखा, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई किसी तरह से, केंद्र में रही सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पर। इसलिए दिल्ली वासी जो है वो अब अभी प्रदूषण के ऊपर आप देखिए कि लगातार बढ़ता जा रहा है। अब वो केंद्र का काम है, राज्य सरकार का दर्जा तो अभी तक इन्होंने दिया, ये कह में दिल्ली को मिला नहीं। अब जब राज्य को नहीं मिला तो राज्य को काम करने में
काफी कठिनाइयों का इनको अरविंद तो केजरीवाल क्या इस बात को वहां की हो, जनता समझ पा रही है? नई दिल्ली विधानसभा सीट की बिल्कुल जनता समझ पा रही है? बिल्कुल समझ पा रही है। वो लगा, अगर नहीं समझ पाते तो लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी को वहां से इनको जिताती नहीं, और जीतने के साथ साथ वहां उनकी सरकार नहीं बनती। ठीक है, ठीक है, 3 हम बार आएंगे से आपके पास, आएंगे आपके पास जी। दिनेश सिंह गेट जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहां पर यह है कि अभी जो नजम हसन जी कह रहे थे कि ये जो दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा है, इसके लिए लोग वहां के जिम्मेदार बीजेपी को मानेंगे। यमुना की सफाई ढंग से करने नहीं दिए, केंद्र ने उनका ढंग से सहयोग नहीं किया, प्रदूषण निवारण में सहयोग नहीं किया, ये जनता समझती है। अगर समझती है तो एक बार आना उनका निश्चित है, अगर नहीं समझती है तो वास्तव में कुछ न कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, इन पर लाभ किसको ज्यादा मिल सकता है? देखिए, मतलब जब चुनाव होता है कुशवाहा जी, तो उस वक्त देखिए सभी जो दल जो होते हैं तो अपनी तरीके से अपनी रणनीति बना करके और दूसरे जो प्रतिद्वंदी जो होते हैं उसको घेरने का काम करते हैं। कोई भी उसको आसानी से केक वॉक देने का काम नहीं करता कि सीधे सीधा गए और जाकर के मतलब एक कुर्सी को बैठ करके लेकर के और बैठ गए, तो वो चीजें जो है वो नहीं हो पाती हैं ऐसे। तो उसी तरीके देखिए, जैसे कि पहला जो मतलब इसमें थोड़ा पर्यवेक्षण जानना, थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। 2013 का जो चुनाव था, इन्होंने एक तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर के और उसको लेकर किया था, तो उस टाइम पे एक तरह से एक क्रूसेडर बनकर के, यानी कि एक तरह से इस तरह की मतलब चीजों को लेकर के जो योद्धा के तौर पे आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार को मोटा सा पुलिंदा शीला दीक्षित के खिलाफ और अन्य नेताओं के खिलाफ लेके घूमते थे, और उसी मुद्दे को लेकर के स्कैम वगैरह जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें कि देखा गया टॉयलेट रोल जो है 4-4 हजार रुपए के बेचा गया, और किस तरह की सप्लाई करने लगे, तो हजारों लाखों करोड़ रुपए घोटाला उसमें निकला। तो उसी को लेकर के जो ट्रेडमिल जिसपे कि दौड़ते हैं घर पे, तो वो भी मान के चले 10-20 लाख रुपए की उसकी बिलिंग कर गई थी, मतलब तो उसमें लाखों करोड़ का जो घोटाला निकला, उसको लेकर के जनता बहुत त्रस्त थी। और उस टाइम पे जैसे कोई ना कोई फ्लाईओवर बनाया और कुछ बनाया तो वो मतलब टूटा था, या फिर जैसे कि फुट ओवर ब्रिज था वो भी टूट गया, तो उन चीजों को लेकर जनता के बीच में कहीं ना कहीं आक्रोश था, एंटी इनकम्बेंसी थी। तो उसको लेकर के उसका फायदा उन्होंने तुरंत तरीके से उठाया और उसका उठा करके और 26,000 वोटों से हराने का काम किया शीला दीक्षित को। और उसके बाद में तुरंत उसके बाद में चुनाव के जब सीटें कम पड़ी तो उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया से कांग्रेस पार्टी के साथ ही। तो ये चीज रही, और उसमें उन्होंने एलिबाई यानी कि अपना जो है उसमें सफाई ये दी कि भाई देखिए कि मैं नहीं चाहता था कि जनता का गाड़ी कमाई का पैसा जो है खर्च हो, तो इसलिए मुझे हाथ मजबूर मिलाना पड़ा। मैं दोबारा आपका बेटा आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है कि मुझे पूरे तरीके से पूरी सीटें दे दो, तो उसका फिर मैं दोबारा करके आपकी सेवा करूंगा उसमें। तो दोबारा फिर आए इसी चीज को लेकर के, दोबारा करके फिर उन्होंने दिसंबर, जैसे कि जनवरी फरवरी में चुनाव का जैसे कि सिलसिला शुरू होता है, तो दिसंबर में आकर के जैसे चुनाव से एन पहले और आकर के बोला कि ठीक है मैं माफी चाहता हूँ, कुछ चीजें नहीं कर पाया मैं, और उसमें माफी चाहता हूँ, एक बार मौका और दे दो, उसका दोबारा फिर मैं करूंगा करके आपका काम करूंगा और आपका बेटा आपकी सेवा करेगा। उसका फिर तीसरी बार का जैसे कि मतलब आने से पहले दूसरी बार फिर ये बताया कि एमसीडी मेरे पास में नहीं थी, एमसीडी अगर मेरे पास होती तो मेरे हाथ बंद नहीं होते, मैं कुछ भी करता। तो तीसरी बार के उससे आने से पहले जो था कि मतलब ना एमसीडी वगैरह उनके हाथ में आ गई। लेकिन अब जो 2020 के बाद में जब 2025 का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें चीजें उस तरह की भिन्न रहेंगी। क्यों भिन्न रहेंगी? क्योंकि एमसीडी भी इनके पास में, बाकी चीजें भी इनके पास में, और उसके अलावा देखिए जो जैसे कि सिर्फ कानून व्यवस्था की अगर बातचीत करें तो कानून व्यवस्था गड़बड़ हुई, मैं मानता हूं बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन उसके साथ में जो सॉल्विंग जो रेट था, जैसे अगर जैसे ग्रेटर कैलाश में जैसे कि जिम ओनर था, उसकी मतलब हत्या कर दी गई, या जैसे पर्स बाजार शादरा में किसी की हत्या कर दी गई, लेकिन विद इन 24 आवर्स जो है उनको अरेस्ट कर लिया, जो कल्प्रिट जो थे, जो मुजरिम थे, उनको गिरफ्तार किया। तो सॉल्विंग रेट जो है वो करीब करीब दिल्ली पुलिस का 95 से 96% रहा। वो एक तरह से क्राइम हो सकता है, क्योंकि देखिए मतलब कि 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास आबादी है, और उसमें जैसे कि पुलिस उसके अनुपात में जैसे कि उतनी हर नागरिक के साथ खड़ी नहीं हो सकती है, तो वो चीजें हैं वो दुखद है और उसमें नहीं होनी चाहिए। उसमें पुलिस को अपना इकबाल जो है और बुलंद करना पड़ेगा। लेकिन सॉल्विंग जो रेट है उसमें देखिए उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि हौसला अगर कम किया जाएगा तो उसमें अगेन कहीं ना कहीं चीजें नेगेटिव डायरेक्शन जाएंगी, तो वो चीज होगी। तीसरा मुद्दा जैसे कि प्रदूषण की अगर बातचीत करें तो प्रदूषण में केंद्र सरकार ने पूरे तरीके से सहयोग किया और पूरे तरीके से एक एक चीज को प्रदूषण मिटाने को लेकर के और मुहिम भी चलाने का काम किया, और अन्य चीजों में उसमें जैसे केंद्र ने मदद भी की। और दूसरा मैं एक तौर बताऊं कि गौतम गंभीर जो थे सांसद थे, तो उन्होंने खुद अपने तौर पे अपने फंड से भी और अपना इनका एक एनजीओ चलता तो उससे स्मॉग टावर्स लगाए गए, और अन्य सांसद उन्होंने अपने अपने बस्ती में काम किया। उसका चौथी चीज पे आते हैं यमुना सफाई को लेकर के, उसमें सिर्फ उन्होंने वादे किए और अभी भी वादे करने का काम कर रहे हैं। अभी दिसंबर में एन मलेजर के 20 दिन पहले 25 दिन पहले और अरविंद केजरीवाल जी ने आकर के 2-4 बड़े चैनल्स में आकर के बताया कि मैं माफी चाहता हूँ, सफाई नहीं कर रहा, एक बार मौका और
दे दो, वही रटी रटाई लाइन कि मैं एक बार मौका और दे दो तो दोबारा करके फिर मैं आपको सफाई करके दूंगा उसमें। लेकिन उसमें 2,000-2,500 करोड़ के आसपास दिल्ली को और केंद्र सरकार से मदद मिली, लेकिन उस पैसे को उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट वगैरह में, प्रचार तंत्र में, इन चीजों में खर्च करके डाइवर्ट करने का काम किया, जबकि उसमें पूरी रूपरेखा बनी थी कि इतने MGD पानी जो है, इतना लीटर जो पानी जो है वो हर घंटे, हर मिनट या हर दिन जो है साफ सफाई होंगे, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। तो इन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं चीजें मतलब, और अभी आपने देखा होगा अगर आप गौर से देखें और जो तीनों विद्वान बैठे हैं तो वो भी देखिए, उनको भी सब जानकारी है, मतलब सब हम सबको जानकारी है इस बारे में कि इस बारे में पूरे तरीके से अभी मुद्दे पूरे गौण कर चुके हैं। उन्होंने अभी स्पष्ट थोड़े दिन पहले के एक उनका भाषण था, उसमें स्पष्ट बोला कि यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलेंगे, वोट जनता के बीच में जाके मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर ये भ्रमित करने का कार्य करते उनको सोचना पड़ेगा। तो इसी तरीके से और कूड़े का पहाड़ हटाने की बात थी वो जस का तस है। तो चीजें देखिए कि सिर्फ इन्होंने भ्रमित करने का और सिर्फ लिप सर्विस करने का, मुंह से सिर्फ बोलने का सिर्फ कार्य किया और बाकी अदरवाइज कुछ नहीं था। और अभी जो आतिशी को मुख्यमंत्री जो बनाया वो भी इसलिए बनाया कि अगर कद्दावर किसी को अगर बना के जाते तो उनको ये डर था कि कहीं ना कहीं पार्टी पे कब्जा ना हो जाए। तो इसलिए सबसे कमजोर जो मुख्यमंत्री, मतलब जैसे महिला के नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन सबसे कमजोर जो विधायक थी जिनसे उनको कोई खतरा नहीं, उनको मुख्यमंत्री की सीट पर बिठाया और बाद में जाकर के उनसे जैसे किस तरीके से अपमान किया गया वो देखने की बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। मनीष अग्रवाल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने एक एक चुनाव में एक एक बहाने दिए, जैसा कि अभी जो दिनेश सिंह गेट जी बता रहे थे कि एक बार और मौका दीजिए, ये नहीं कर पाया, एक बार और मौका दीजिए, मैं ये नहीं कर पाया, MCD नहीं थी तो ये नहीं कर पाया। अब क्या कोई बहाना बचा है क्या 2025 के चुनाव के लिए? दिनेश जी, हमें इसमें कुछ चीजें पुरानी देखनी पड़ेंगी। जब शीला दीक्षित जी का दिल्ली में शासन था तो केंद्र में भाजपा की सरकार थी, तो क्या शीला दीक्षित जी ने ये कहा कि नहीं कर पा रहे हैं? जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 10 साल केंद्र में कांग्रेस का शासन था, तो क्या गुजरात अपनी जनता से ये कह देगा कि मैं इस वजह से काम नहीं कर पा रहा हूँ कि केंद्र में मेरी सरकार नहीं है? आज आप देखिए, जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद से क्या कभी उमर अब्दुल्ला जी ने ये कहा है कि हम जम्मू कश्मीर में इसलिए काम नहीं कर पा रहे क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है? ये कैसे बहाना जस्टिफाइड होता है कि आपकी सब जगह सरकार होगी तब आप काम करोगे? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है। यहाँ पे बहुत तरीके के शासन चलते रहते हैं। राज्य सरकारों को राजनीतिक विरोध करना चाहिए, लेकिन वैचारिक विरोध नहीं करना चाहिए किसी भी सरकार के साथ, क्योंकि इससे जनता की हानि होती है। और मैं तो उनकी ये बात अगर मानने की भी कोशिश करूं तो क्या 2029 तक भाजपा की सरकार है, फिर वो काम नहीं कर पाएंगे? अगर वो पिछले 10 सालों में नहीं काम कर पाए, कारण से अगर वो काम नहीं कर पाएगी, भाजपा की सरकार केंद्र में है, तो अभी भी 29 तक भाजपा की सरकार केंद्र में रहेगी और 20 तक के लिए उन्हें चुना जाना है। तो फिर वो जनता से यही कहेंगे 29 में आगे कि मैं इसलिए काम नहीं कर पाया कि आपने मुझे फिर गलत समय पे चुना था। ये आज जनता के मन में निर्णय करने के लिए है कि कब तक ये बहानेबाजी चलेगी कि सब जगह मेरा शासन होगा तभी मैं काम कर पाऊंगा। पंजाब में उनका शासन है तो क्या पंजाब में उन्होंने सारे कार्य कर लिए हैं? पंजाब में महिलाओं से जो वादा करा था 2-2.5 साल हो गए, क्या वो उन्हें ये पैसे दे पाए? क्या पंजाब में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है? कानून व्यवस्था अगर राज्य का विषय है तो पंजाब में कोई क्राइम नहीं होता है। क्या हिमाचल बिल्कुल ठीक है? क्या तमिलनाडु बिल्कुल ठीक है? क्या बंगाल बिल्कुल ठीक है जहाँ पे भाजपा का शासन नहीं है? तो ये बहानेबाजी के सामने अब कि हमें ये कह के मौका दे रही है। उनका सबसे बड़ा मुद्दा था लोक, क्या दिल्ली में 10 साल में लोकपाल आ गया? लोकपाल लाने से उन्हें कौन रोक रहा है? क्या केंद्र सरकार ने उन्हें रोका है कि आप लोकपाल ना लाएं? इसी मुद्दे पे वो सरकार में आए थे, लेकिन वो उसको भी नहीं ला पाए क्योंकि लाना नहीं चाहते हैं। वो हमेशा विरोध की राजनीति करते हैं कि जितना मुखर विरोध करेंगे उससे वोट मिलेंगे, और जैसी सरकार में आएंगे विरोध खत्म करके दूसरे कामों में लग जाएंगे। आप बताइए 2024 के चुनाव में जिस केजरीवाल जी के पास एक सांसद था वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल है? आज भी उनके पास 3 सांसद हैं और वो सरकार से ऐसे लड़ाई लड़ते हैं जैसे मुख्य विपक्ष वही है। तो उनको तो ये समझ में आ गया है इस चुनाव में, लेकिन मुझे लगता है इस चुनाव में उन्हें ये समझा देगी कि विरोध की राजनीति भारत में बहुत दिन तक नहीं चलेगी। आपको जनता का काम करना पड़ेगा, चाहे आप प्रदेश में हो चाहे आप देश में हो। जी, विरोध की राजनीति नहीं चलेगी, आपको जनता का काम करना ही पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए और अपने अपने विश्लेषण दिए। तो चुनावी रण है, नई दिल्ली
विधानसभा सीट पर हम अपने विद्वानों से ये विश्लेषण ले रहे थे कि क्या अब कैसे बीजेपी या आम आदमी पार्टी को यहां पर विजय मिल पाएगी या नहीं। आखिर मुद्दे जो हैं वो किसके पक्ष में प्रभावी होते दिख रहे हैं या फिर बहानेबाजी काम आएगी या नहीं। तो फिलहाल चुनावी रण में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।